सभी का तेज एजुकेशन पर स्वागत है। अब आप मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु स्पेशल रूप से तैयार किए गए हमारे ऐप तेज एग्जाम को डाउनलोड कर सकते हैं। तेज एग्जाम लिखें आप प्ले स्टोर पर या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। यहाँ आपको पुराने पेपर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको फ्री ई किताब नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, करंट अफेयर भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ हर क्लास की पीडीएफ भी आपको यहाँ दी जाती है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मैसेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। सबसे बड़ी बात कि अब पुलिस परीक्षा के लिए फुल टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा लॉन्च कर दी गई है, जिसके रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त तक हो रहे हैं। तो आप सभी रजिस्टर करें 5 अगस्त से पहले। मात्र 99 रुपये में है, शुरुआती 500 छात्रों के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम मेले आयोजित होते हैं? पहला विकल्प है कि खंडवा या राजगढ़, होशंगाबाद या फिर इंदौर। बताइएगा, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कौन से जिले में आयोजित होते हैं? बताइएगा भाई, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कौन से जिले में आयोजित होते हैं? तो अब हम इसे याद रखें कि सबसे कम मेले आयोजित अगर होते हैं कहीं पर तो वह जिला है आपका कौन सा भाई? होशंगाबाद। होशंगाबाद में सबसे कम मेले आयोजित होते हैं। अब यहाँ पर खास प्रश्न एक ये बन जाता है क्या कि प्रश्न बनता है होशंगाबाद के बारे में कि होशंगाबाद में आपका कौन सा अभ्यारण्य? तो आप याद रखना, होशंगाबाद में आपका बोरी अभ्यारण्य है। कौन सा है? बोरी अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद में ही मौजूद है। इसके अलावा होशंगाबाद में भाई आपका क्या है? होशंगाबाद में आपका पचमढ़ी है। और पचमढ़ी के बारे में खास चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षा कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है, जो कि सबसे अधिक है। यहाँ पर भाई दर्शनीय स्थलों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पांडव गुफाएं हैं, पर्यटक स्थल पांडव गुफाएं हैं यहाँ पर। रजत, डचेस और अप्सरा, ये यहाँ पर जलप्रपात है। ठीक है, ये 3 जलप्रपात हैं भाई। कहाँ पर? पन्ना में ही। क्लियर है? सॉरी, पचमढ़ी में ही। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में किसके नाम पर कोई भी हवाई अड्डा अभी तक नहीं है? बताइएगा, भारत में किसके नाम पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के नाम पर। क्या भाई? महात्मा गांधी जी के नाम पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिएगा, कम वर्षा कहाँ होती है? छात्रों ने सब बता दिया। कम वर्षा होती है भाई कहाँ पर? भिंड में होती है। लेकिन ये जो कम वर्षा ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 55 सेंटीमीटर। फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? पूरे मध्य प्रदेश में औसत वर्षा की अगर बात की जाए तो भाई 112 सेंटीमीटर पूरे मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है। हमेशा याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है? बताएं, भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में किनको जाना जाता है? अरिजीत सिंह को, मिल्खा सिंह को, नवजोत सिंह को या फिर खुशवंत सिंह को जाना जाता है? पूरे एमपी में 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा। बिल्कुल भाई। अटेर का किला, देखो क्या बात है भाई। प्रिया बुंदेला ने देखो कितना प्यारा सा प्रश्न बताया है कि अटेर का किला। क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि सर जी अटेर का किला कहाँ पर है? अटेर का किला कहाँ पर है? बताओ, सभी लोग कमेंट करो। उन्होंने तो आंसर भी बता दिया है। अटेर का किला कहाँ पर है? साथ ही साथ आप बताएं गोहद का किला कहाँ पर है? इसका भाई गोहद का किला कहाँ पर है? बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखना, ये दोनों किले अटेर का किला और गोहद का किला ये दोनों हैं भाई भिंड में। कहाँ पर? भिंड जिले में है। इज दैट क्लियर? और फ्लाइंग सिख के नाम से किनको जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से भाई मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किनको? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग जट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज, देखिए स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है और ऐसी मुक्केबाज कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, बताइएगा। ऐसी मुक्केबाज कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, बताइएगा। देखिएगा, राजकुमार आर्मी बॉय ने कहा है कि सरसों की हांडी, क्या कहा उन्होंने, कहा है कि सरसों की हांडी किसको कहा जाता है, बताओ भाई। सरसों की हांडी किसको कहा जाता है, हांडी। तो हमेशा याद रखना, सरसों की हांडी भाई भिंड और मुरैना क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। भिंड मुरैना क्षेत्र को सबसे अधिक सरसों भाई मुरैना में होती भी है। और खास बात क्या है कि जो मुरैना है ना, मुरैना 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 में भाई क्या है, शहद उत्पादन होता है। क्या, शहद उत्पादन उत्पादन अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। मुरैना में शहद का उत्पादन। मुरैना प्रसिद्ध है भाई किसके लिए, गज्जक उत्पादन के लिए। किसके लिए, गज्जक उत्पादन के लिए। और मुरैना में जो है सबसे बड़ा तेल कारखाना है, ठीक है, तेल कारखाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे सरसों का तेल का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है। तो इसका सही जवाब है कि भाई पहली भारतीय महिला मुक्केबाज का नाम है मैरी कॉम। क्या नाम है, मैरी कॉम है भाई, ये क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। बिल्कुल सही। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रसिद्ध बांदीपुर अभयारण्य है ये कहाँ पर है भाई। देखो कुछ लोगों ने फिर भी बता दिया, बिल्कुल देखिए जैसे कि खेमराज सर सामने कि भाई ये बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। ये होती है बात, भले ऑप्शन विकल्प दिखाया नहीं लेकिन फिर भी भाई जहाँ है वहाँ है, आंसर भी कमेंट कर दिया। कुछ लोग तो जो तुक्के वाले होते हैं वो तो इन्हीं में से सिलेक्ट कर रहे थे, कोई गुजरात कोई केरल, है कि नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होते हैं तुक्के वाले प्राणी। प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, अति अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखें कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। किनको भाई, एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है। और आप याद रखना, देखिएगा मैंने क्या बताया था, देखो कितना प्यारा सा प्रश्न बताया इन्होंने कि अभी हमने देखा था आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न कि सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं, सबसे कम मेले, बताओ सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं। काफ़ी लोग शुरुआत के फर्स्ट प्रश्न पर थे नहीं। अब बताओ सबसे कम मेले कौन से ज़िले में लगते हैं और सबसे अधिक मेले कौन से ज़िले में लगते हैं, सबसे अधिक मेले कौन से ज़िले में लगते हैं, बताइएगा। बिल्कुल, तो हमेशा याद रखना सबसे कम मेले तो लगते हैं भाई साहब कहाँ पर, आपके होशंगाबाद में सबसे कम मेले लगते हैं, ठीक है। सबसे अधिक मेले लगते हैं भाई साहब आपके कहाँ पर, उज्जैन में आपके सबसे अधिक मेले लगते हैं, क्लियर है। तो ये दोनों प्रश्न हमेशा आप याद रखिएगा। प्रश्न है कि श्री हर मंदिर साहिब जिसे किसके नाम से भी जाना जाता है और यह सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है, बताइएगा। श्री हर मंदिर साहिब को किस नाम से जाना जाता है, श्री हर मंदिर साहिब को किस नाम से भी जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा। और यह सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वार भी है। जी बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखें श्री हर मंदिर साहिब जिसे जाना जाता है
विकल्प बी कह रहे हैं सभी, जो कि बिल्कुल सही है भाई। स्वर्ण मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है और यह सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा भी है। और ये कहाँ पर है भाई स्वर्ण मंदिर? कहाँ पर है? ये है आपका अमृतसर में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण शहर, गोल्डन सिटी, स्वर्ण शहर या गोल्डन सिटी भाई इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी इसे कहते हैं। प्रश्न है, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो क्या बजाते हैं? पहला विकल्प है सितार, या फिर विकल्प बी है आपका सरोद, या विकल्प सी है आपका तबला, या विकल्प डी है आपका संतूर। बताइएगा। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो क्या बजाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं भाई क्या? सरोद। क्या बजाते हैं? जो सरोद बजाते हैं, ये सरोद वादक हैं अमजद अली खान, इतना आप याद रखिएगा। अमजद अली खान क्या हैं? एक सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? बताइएगा। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया। सुधीर सिंगारे को ब्लू कर दिया गया है। वेलकम टू तेज एजुकेशन, नए छात्र हैं, बहुत बढ़िया। रूबी जय हिंद जय भारत, रूबी आपको भी ब्लू कर दिया है, नए छात्र हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है ये है धूपगढ़ की चोटी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 1350 मीटर है, ठीक है। कितनी है? 1350 मीटर है। और यह कहाँ पर है धूपगढ़ की चोटी भाई? सतपुड़ा पर्वत पर है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन को पक्षपोषित करने वाली त्रिमूर्ति लाल बाल पाल में कौन नहीं थे? लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं थे? बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे लाल बाल पाल की जोड़ी में, या फिर बिपिन चंद्र पाल, या फिर लाल बहादुर शास्त्री शामिल नहीं थे, या लाला लाजपत राय शामिल नहीं थे? देखिएगा, भारत में स्वदेशी आंदोलनों को पक्ष पोषित करने के लिए त्रिमूर्ति कार्य कर रहे थे, ठीक है। ये तीनों त्रिमूर्ति भैया कार्य कर रहे थे स्वदेशी आंदोलनों को पक्ष पोषित करने के लिए, और इसमें शामिल नहीं थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। बल्कि लाल बाल पाल का अर्थ क्या है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्न में से कौन है भाई? कौन है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की मैं बात कर रहा हूँ। और इस बार पता है ओलंपिक भी हो रहा है, तो ओलंपिक का एक प्रश्न तो भैया आपकी परीक्षा में मिलना ही मिलना है, और वर्तमान के ओलंपिक से मिलेगा तो ये प्रश्न हम आपको करंट के करा देंगे, आप निश्चिंत रहें। पूरा ओलंपिक ख़त्म हो जाने दो, फिर आपको पूरा हम करा देंगे, ठीक है भैया, पूरा आपको करा देंगे, आप निश्चिंत रहें। पूरा ओलंपिक ख़त्म हो जाए फिर जितने भी प्रश्न बनेंगे एक वीडियो धांसू वाला ले आएंगे। तो याद रखें, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हमेशा याद रखें, इनका सही जवाब है भाई कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिन्हें ओलंपिक में कोई भी पदक जीता था सबसे पहले ये भारतीय, ठीक है। और ये भारोत्तोलक में पदक जीता था इन्होंने। चलिए प्रश्न है, भारत में एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसका राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ स्वयं का आधिकारिक ध्वज भी है? बताइएगा। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश,
विकल्प के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। और दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश अर्थात एमपी, तीसरा विकल्प है बिहार, चौथा विकल्प है भाई जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो भाई अब तो जम्मू कश्मीर को हालांकि क्या है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य था जिसका क्या है अलग से खुद का क्या है भाई, क्या है राष्ट्रीय ध्वज हुआ करता था, खुद का संविधान हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है केवटी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मौजूद है? क्या है? केवटी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मौजूद है? केवटी जलप्रपात है ये, यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मौजूद है? बताइएगा। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो केवटी जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश के, बिल्कुल भाई 100% सही, बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखें कि केवटी जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर भाई, बिल्कुल सही। तो हमेशा याद रखें केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। और रीवा को क्या कहते हैं? सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं भाई, ठीक है। किसको? रीवा को। और यहाँ पर क्या है भाई सैनिक स्कूल भी है रीवा में। क्या है यहाँ पर? सैनिक स्कूल भी है भाई रीवा में। अगला प्रश्न है इसरो मुख्य नियंत्रण सुविधा मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? क्या है? इसरो मुख्य नियंत्रण सुविधा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? जी हाँ, रीवा में। कौन सा मेला? रीवा में भाई आपका एक मेला लगता है, बड़ा फेमस है। और ये प्रश्न भी आपकी पुलिस में ही पूछा गया है कि रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। महामृत्युंजय, महामृत्युंजय का मेला लगता है कहाँ पर भाई? रीवा में, ठीक है। और केवटी जलप्रपात भी कहाँ पर है? रीवा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही स्थित है, ठीक है चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्या है? राष्ट्रमंडल जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ज्वाला गुट्टा, दीपिका कुमारी, या फिर पीवी सिंधु, या फिर दीपा कर्माकर? बताइएगा कौन है? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्या होगा भाई इसका सही जवाब? जी हाँ, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। छोटा और बड़ा तालाब भी भोपाल में है, वन विहार भी भोपाल में है, सर्प उद्यान भी भोपाल में है, ठीक है। आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है। बहुत बढ़िया स्वाति परमार। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्या हो जाएगा भाई इसका सही जवाब? बिल्कुल, तो राष्ट्रमंडल जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं ये हैं भाई दीपा कर्माकर, ठीक है। कौन है? दीपा कर्माकर हैं। चलिए अगला प्रश्न है विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर है? विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर है? बताइएगा। विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर स्थित है? मेघालय में है, या फिर सिक्किम में है, या फिर असम में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है? विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी बताएं। विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी जो है ये कहाँ पर है? राज नामदेव को ब्लू कर दिया है। वेलकम टू तेज एजुकेशन। बहुत बढ़िया भाई। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब कि विश्व में जंगली भैंसों की जो सबसे बड़ी आबादी है, विश्व में जंगली भैंसों की जो सबसे बड़ी आबादी है ये महेश दावर को ब्लू कर दिया है। वेलकम टू तेज एजुकेशन। ये है भाई आपकी कहाँ पर? असम में है।
जंगली भैंसों की आबादी कहाँ पर? असम में है। नर्मदा नदी कहाँ पर मिलती है? बताइए, नर्मदा नदी कहाँ पर मिलती है? जी हाँ, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर? आपका भोपाल में कह रहे हैं भाई काफ़ी सारे लोग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है भाई। तो नर्मदा नदी कहाँ पर मिलती है? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है, जो कौन सी नदी भाई? जो नर्मदा नदी है, ये मिलती है भाई कहाँ पर? यह बेचारी अरब सागर में, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में भाई ये क्या है? गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी। और निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आप याद रखना, नर्मदा नदी का उद्गम होता है भाई कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ियों से। ठीक है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। क्लियर है? और अमरकंटक से भाई 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो है नर्मदा, दूसरी है सोन, और तीसरी है भाई जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला, इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? इन तीनों नदियों का उद्गम भाई अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का IRDA भारत में कौन से उद्योगों को नियंत्रित और विकसित करता है? पहला विकल्प है बैंकिंग, या फिर विकल्प बी है निवेश, या फिर विकल्प सी है MF अर्थात म्यूचुअल फंड्स, या फिर विकल्प डी है बीमा। बताइएगा, भारत का IRDA भारत में कौन से उद्योगों को नियंत्रित करता है और विकसित करता है भाई? IRDA अत्यंत महत्वपूर्ण है। IRDA कौन से उद्योगों को नियंत्रित करता है और विकसित भी उन्हें करता है? बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, 100% सही जा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखें कि IRDA जो है बेचारा, ये कौन से उद्योगों को नियंत्रित करता है? तो भाई साहब ये नियंत्रित और विकसित करता है हमारा IRDA बीमा उद्योगों को। किनको? बीमा उद्योगों को। ठीक है भाई, विकल्प डी इसका सही जवाब है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज कौन से नृत्य के प्रतिपादक हैं? क्या है? पंडित बिरजू महाराज जो हैं, यह कौन से नृत्य के प्रतिपादक हैं? बताइएगा, अति अति महत्वपूर्ण है, जल्दी बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई कि पंडित बिरजू महाराज कौन से नृत्य के प्रतिपादक हैं? बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखें कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं, यह प्रतिपादक हैं भाई किसके? कथक के। किसके प्रतिपादक हैं? पंडित बिरजू महाराज कथक के प्रतिपादक हैं। ठीक है, बिरजू महाराज किसके? बिरजू महाराज कथक के प्रतिपादक हैं। इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कौन सी क्रिकेटर की एक आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की, युवराज सिंह की, या फिर हरभजन सिंह, या फिर MS धोनी? कौन से क्रिकेटर की ये आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। JP सिंह, कमेंट हम नजरें सभी के पर डाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन बस ये नाम नहीं पढ़ पाते क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, तो भाई हर किसी का नाम लेंगे तो आपकी क्लास कैसे हो पाएगी फिर? आप बात समझें। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कौन से क्रिकेटर की आत्मकथा है भाई? क्या बात है, आंसर ही नहीं कमेंट कर रहे। MS धोनी बता रहे हो, क्या बात है। कोई सचिन कह रहा है, तो कोई युवराज कह रहा है, तो कोई MS धोनी कह रहा है। ज़्यादातर लोग सचिन बता रहे हैं, जो कि 100% भाई आपका गलत है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की आत्मकथा। किसकी भाई?
युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है भैया, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला विकल्प है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, या फिर आपका विकल्प बी है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर विकल्प सी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, या फिर भारत के लोकसभा सदस्यों के द्वारा। बताइएगा किसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? अंजनी यादव को ब्लू कर दिया है। वेलकम टू तेज एजुकेशन। नए छात्र हैं तो आप हमेशा याद रखें कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। सभी लोग विकल्प भी बता रहे हैं, जो कि 100% आपका भाई सही है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कमेंट देख रहे हैं राम गुर्जर, ठीक है, सबके कमेंट देख रहे हैं। सीमा कह रहे हैं सर कमेंट देखेंगे तो पढ़ाएंगे नहीं, कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 2000, चलिए आगे छोड़ते हैं, ये करंट का प्रश्न है। चलिए प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार बचत खाता खोलने और स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? बताइएगा कितने वर्ष की होनी चाहिए? कठिन प्रश्न चाहिए। 1 तारीख से टॉप 25 प्रश्नों की, टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज आएगी, ठीक है, तो उसमें आपकी एमपी की, जीके के और साइंस के ऐसे ऐसे कठिन आएंगे कि हिल जाओगे, ठीक है। ये व्यापम के पूरे पुराने प्रश्न हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि इसका सही जवाब क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार बचत खाता खोलने और स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी भाई 10 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, कितनी 10 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एसएससी जीडी का फॉर्म किस किस ने डाला है, जल्दी से बताओ। चलिए प्रश्न है निम्न में से किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? निम्न में से किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? बताएं। निम्न में से किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? बताएं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी धातु है जिसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो आप हमेशा याद रखें कि धातुओं का राजा किसको कहते हैं भाई? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। तो धातुओं का राजा कहा जाता है भाई सोने को। किसको? सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? बताएं। आकाश में सबसे चमकीला तारा निम्न में से कौन सा होता है? विकल्प बी है वेगा, विकल्प सी है राइजल, विकल्प डी है सूर्य। बताइएगा आकाश में सबसे चमकीली तारा कौन सा होता है? चमकीला तारा। इसका सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है? बताइएगा। जल्दी से कमेंट करें भाई, कौन से क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार।
तो आप हमेशा याद रखें कि जो कालिदास पुरस्कार है यह किसको दिया जाता है भाई, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमेशा याद रखें ये शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, रंगमंच में दिया जाता है, दृश्य कला में दिया जाता है। ये नहीं दिया जाता भाई किस में, कविता में। तो विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के कौन सी जगह पर स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान की अगर बात की जाए तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान हमारा मौजूद है भाई कहाँ पर, यह ग्वालियर में है। कालिदास समारोह कहाँ पर होता है, तो आप याद रखना कि कालिदास समारोह होता है भाई कहाँ पर, उज्जैन में। और कालिदास पुरस्कार, अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि कालिदास पुरस्कार कविता में नहीं दिया जाता कविता के लिए, तो कालिदास पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखना कालिदास पुरस्कार की स्थापना हुई भाई कब, वर्ष 1980 में, वर्ष 1980 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अच्छा ये नहीं बताया तो भाई ये है ग्वालियर में। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसको विश्व का पहला बच्चे के लिए अनुकूल राज्य घोषित किया गया था। विश्व का पहला बच्चे के लिए अनुकूल राज्य किसे घोषित किया गया था। देखिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है कि बच्चे के लिए अनुकूल राज्य घोषित किया गया और विश्व का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया है भाई भारत में। ठीक है, कि बच्चे के लिए ये अनुकूल है। पहला विकल्प है केरल, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश एमपी, तीसरा है भाई आपका तमिलनाडु और चौथा है भाई आपका विकल्प डी कर्नाटक। बताइएगा किसे बच्चे के लिए अनुकूल राज्य घोषित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा आज का टेस्ट नहीं आया अभी राधा एयरबार, ठीक है डाल देंगे भाई, आज का टेस्ट इस क्लास के बाद तुरंत डाल देंगे। ठीक है, तुरंत डाल देंगे आज का टेस्ट इस क्लास के बाद। तो आप हमेशा याद रखें बच्चे के लिए अनुकूल राज्य कौन सा है, तो ये है भाई आपका केरल। ठीक है, और ये किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किया गया कि यह पूरे विश्व का सबसे जो है अनुकूल राज्य है केरल। प्रश्न है कि पहला भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो ये है भाई लिएंडर पेस। कौन है, लिएंडर पेस, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से आप दिसंबर में कहाँ सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश पाएंगे। कब, दिसंबर के महीने में सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश कहाँ पर मिलेगा, बताइएगा। जी हाँ, केरल को क्या कहते हैं, केरल को क्या कहते हैं, केरल देखिए पहली बात तो ये बच्चों के लिए अनुकूल राज्य है, पूरे विश्व में सबसे अनुकूल राज्य। और केरल को मसालों की रानी कहते हैं, क्या है, मसालों की रानी कहते हैं। और सर्वाधिक साक्षर राज्य भी है, सर्वाधिक साक्षर राज्य भी, साक्षरता यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक साक्षर राज्य भी है केरल। सूर्य का प्रकाश दिसंबर में कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो ये भाई कन्याकुमारी में सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो में मंदिरों का जो समूह है यह कौन से 2 धर्मों को समर्पित है, बताएं। खजुराहो के मंदिर कौन से 2 धर्मों को समर्पित हैं, बताइएगा भाई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बताएं। और आप याद रखें कि खजुराहो के जो मंदिर हैं, ये जो खजुराहो के मंदिर हैं भाई, इनका निर्माण किन्होंने कराया, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया भाई साहब किन्होंने, चंदेल शासकों ने।
किन्होंने? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। इतना तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये यहाँ खजुराहो में जो मंदिर है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंध रखते हैं, ठीक है भाई। विकल्प सी इसका सही जवाब है। किससे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ये समर्पित हैं खजुराहो के मंदिर। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर हुई औद्योगिक आपदा विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है? भोपाल में जो औद्योगिक आपदा हुई थी वह विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा है, या फिर धनबाद में जो औद्योगिक आपदा हुई वह, या फिर विकल्प सी है विशाखापत्तनम, या फिर विकल्प डी है भाई सौराष्ट्र। क्या है? सौराष्ट्र। बताएं कहाँ की आपदा है, औद्योगिक आपदा है जो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है निम्न में से? बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, बिल्कुल सही दिशा में भटक रहे हो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया। तो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है भाई भोपाल की औद्योगिक आपदा, जो गैस त्रासदी हुई थी कब? 3 दिसंबर 1984 को हुई। यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे कम उम्र के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे कम उम्र के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? तो आप हमेशा याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सबसे कम उम्र के मुख्य अर्थशास्त्री थे भाई रघुराम राजन। सूचना अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया? क्या है? सूचना अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई कि सूचना अधिकार अधिनियम जो है कौन से वर्ष में पारित किया गया? बताइएगा। अति अति महत्वपूर्ण है, तो आप हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखिएगा कि जो सूचना अधिकार अधिनियम है यह पारित किया गया कब? यह वर्ष 2005 में पारित किया गया। कब किया गया? वर्ष 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान या फिर फ्लोटिंग पार्क है? बताइएगा। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान या फिर फ्लोटिंग पार्क है? बताएं। जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है या फिर फ्लोटिंग पार्क है, निम्न में से बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा? बिल्कुल भाई, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान या फिर फ्लोटिंग पार्क है भाई केवलाम-जाओ। क्या है? केवलाम-जाओ, ठीक है भाई। विकल्प ए इसका सही जवाब है। और यह है कहाँ पर? तो ये है भाई आपका कहाँ पर? मणिपुर में है। कहाँ पर है? ये आपका मणिपुर में है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है या फिर फ्लोटिंग पार्क है। प्रश्न है कि कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? बताएं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? बताएं। महानदी को, ताप्ती को, नर्मदा को या फिर बेतवा को? तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है भाई किसको? नर्मदा को। किसको? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा 1983 का विश्व कप जीतने के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? बताएं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे 1983 में जब भारत ने विश्व कप जीत लिया था? किसके सानिध्य में जीता था भाई? कौन थे उसके मुखिया? उस टीम के कप्तान कौन थे? तो याद रखें, उस टीम के कप्तान थे भाई कपिल देव। कौन थे? कपिल देव के
कपिल देव थे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में विभिन्न राज्य तथा वहाँ से संबंधित नृत्य रूप दिए गए हैं, सही जोड़े का चयन आपको करना है। राज्य और वहाँ का जो नृत्य है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर भाई महाराष्ट्र लावड़ी बिल्कुल सही है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बाणभट्ट के नाम पर कौन से बांध का नाम वाण सागर रखा गया है? बाणभट्ट के नाम पर बांध का नाम वाण सागर रखा गया था, बताइएगा। संस्कृत कवि बाणभट्ट के नाम पर, या उर्दू गायक बाणभट्ट के नाम पर, या खिलाड़ी बाणभट्ट के नाम पर, या फिर राजा बाणभट्ट के नाम पर यहाँ के बांध का नाम वाण सागर रखा गया है? आप याद रखें कि बाणभट्ट एक संस्कृत कवि थे। क्या है? बाणभट्ट एक संस्कृत कवि थे जिनके नाम पर क्या है, बाण सागर बांध का नाम रखा गया है। इतना आप याद रखें। इस प्रश्न को भाई 5 स्टार लगा लें। और कन्फ्यूज होकर गलत ही करते हैं, इसे गलत ही करते हैं लोग बहुत ही। मैं तो भाई इसे 5 स्टार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया ये मेरी ओर से तो कठिन प्रश्न है। ठीक है, मैं तो इसे कठिन कहूँगा कि अक्सर आप ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ते हो और मिलते भी बहुत कम है। ठीक है, तो बाणभट्ट कौन थे? संस्कृत कवि थे। इनके नाम पर बाण सागर बांध का निर्माण है। आपने एमपीजी की कोई भी डिटेल किताब पढ़ी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। चलिए प्रश्न है, ये तो भाई पुराने पेपर हैं, जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं से पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी पूछ लेता है क्या। व्यापम बड़ा खतरनाक है। प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? विकल्प बी है भाई आपका राजस्थान। विकल्प सी है भाई आपका मध्य प्रदेश। बताएं इनमें से कौन है भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला, बताइएगा। विकल्प डी है भाई आपका उत्तर प्रदेश। बताएं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर कोई है तो वो है भाई हमारा प्यारा सा कौन, हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। प्रश्न है, राजस्थान तो किस मामले में नंबर 1 है? नंबर 1 है राजस्थान। किस मामले में भाई? क्षेत्रफल। ऐसा राज्य जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। फिर मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सेकंड नंबर पर। ठीक है, क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर देखो आ गया, पढ़ लो, पकड़ लो। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस श्वेत क्रांति के जनक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं जिनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक के बारे में भाई आपको बताना है। कौन है श्वेत क्रांति के जनक, बताइएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बताएं। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? बहुत बढ़िया, तो आप हमेशा याद रखें कि श्वेत क्रांति के जनक हैं भाई वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, क्या वर्गीज कुरियन किसके? श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घरानों में से कौन सा घराना है जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है? बताएं कौन सा घराना है जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है? मेहर घराना भाई सतना, ग्वालियर में सिंधिया घराना है या ग्वालियर घराना जुड़ा हुआ है, और शेनिया। ठीक है, लेकिन किराना घराना भाई कहाँ से? मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्न। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। सभी लोग लाइक कर दें, बहुत कम लाइक हैं क्लास पर। देखिए 87 लाइक हैं, पूरे 150 लाइक हो जाने चाहिए। इतने लाइक ठोको भाई, करो लाइक सभी के सभी। 150 लाइक हो जाने चाहिए, आपको वास्ता है भाई। ठीक है, आपको कसम है। और अब आपके लिए क्या है, टॉप प्रश्नों की सीरीज आएगी रात 8 बजे, अपने आप आ जाया करो फिक्स समय पर। साइंस शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैथ की क्लास अभी मैं अपलोड करूँगा, लगभग 10 बजे अपलोड कर दूंगा मैथ की क्लास एक। ठीक है, मैथ के पुराने प्रश्नों की क्लास में अपलोड करने वाला हूँ सुबह ही। ठीक है,
तो ताबड़तोड़ भैया बस तैयारी में लगे रहो धांसू तरीके से। देखो अभी 150 लाइक नहीं हुए, पूरे लोग लाइक कर दो, 150 लाइक होने चाहिए बस, ठीक है। हाँ तभी इस क्लास को बहुत बड़ा बड़ा किया जाएगा। और 1 अगस्त से क्या हो रहा है, 1 अगस्त से भाई डिटेल में एमपीजी के और करंट, क्या करंट प्लस एमपीजी के आपकी डिटेल में, कैसी डिटेल में आपकी एमपीजी के चलेगी, ठीक है। और साइंस भी आपका 1 अगस्त से ही चलने वाला है, एक दो क्लास आज आ जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड। साइंस भी आपका शुरू होगा, करंट भी शुरू होगा, साइंस भी शुरू होगा। इसका बहुत इंतज़ार है सभी को, मुझे भी, मैंने तो भाई पूरा इंतज़ार किया है करंट पढ़ाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मातरम। भाई थोड़ा सा लाइक और कर दो, 150 लाइक होने वाले हैं, जल्दी से कर दो, 150 लाइक जल्दी, जो जो लोग रह गए हैं सभी लोग लाइक कर दो।